तो आपके स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर 5 इज द इंडस्ट्रीज। चैप्टर नेम है इंडस्ट्रीज करके। ज्योग्राफी का 5th चैप्टर। चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज। तो फर्स्टली आप सोचिए कि इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक यहाँ पर आया है। सो इंडस्ट्रीज मीन्स ये हो गया कि जब हम किसी चीज को क्या करते हैं लार्ज क्वांटिटी में मशीनरी की हेल्प से डेवलप करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो ऑनलाइन आप डेफिनेशन लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ any material in large quantity with the help of the machineries is known as the industries। तो हमने आपके कभी आप डिस्कस किया होंगे 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, these are known as the economic activity। इसलिए हमने आपसे कहा है कि आपको पेन और पेपर साथ रखना करके लिखते रहना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो अभी क्या क्या होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी करके। प्राइमरी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका डायरेक्ट यूज करते हैं, उन्हें मॉडिफाई नहीं करते हैं। तो we are using the natural resources directly यूज करेंगे without modifying much more। क्या करेंगे उसे ज्यादा मॉडिफाई नहीं करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को without using of the heavy machinery। आप एक सेंटेंस है लिख सकते हैं कि not using heavy machinery, not using heavy machinery। इसे मॉडिफाई करने के लिए कोई हेवी मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप कह सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम खेत में आजकल देख रहे होंगे आप व्हीट हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। तो व्हीट रेडी हो गया, पक गया है। तो उसे हम क्या करते हैं उससे कुछ ऐसे आइटम्स बना लेते हैं कि डायरेक्ट जो गेहूं के दाने होते हैं उनसे भी हम क्या करते हैं उन्हें थोड़ा सा किसी में कूट करके पीस करके उनसे भी कुछ नए नए आइटम्स बना लेते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी उसको हम कर लेते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं फॉरेस्ट एरिया में गए हैं, एक ट्री को कट करके ला रहे हैं, उसको जला ले रहे हैं, तो एज ए फ्यूल यूज कर ले रहे हैं, तो हमारे प्राइमरी एक्टिविटी है। हमने क्या कहा उसे हम क्या कर रहे हैं नॉट मॉडिफाइंग मच मोर, बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, उसको काटा जला दिया इतना ही कर रहे हैं। जब मॉडिफाई कर लेते हैं तो सेकेंडरी एक्टिविटी बन जाती है। When we are modifying the natural resources, ये ना valuable resource, नेचुरल रिसोर्स को क्या करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी में नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करेंगे किसमें वैल्यूएबल रिसोर्स में विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, मशीन की हेल्प से, हैवी मशीनरी की हेल्प से क्या करेंगे इसको हम नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करेंगे। सिंपल सी बात है। इसका एग्जांपल देखना चाहें तो हमारे यहाँ अभी मैंने आपको व्हीट का एग्जांपल दिया था। व्हीट से रोटी बनाना, चपाती जो बनती है उसे नेचुरल प्रोसेस कहा गया है, उसे प्राइमरी एक्टिविटी माना गया। कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है, वो चली आ रही है ट्रेडिशनल टाइम से।
लेकिन अब उसी व्हीट काम क्या करने लग गए हैं, रोटी ने बना करके उस काम क्या बनाने लग गए हैं, बिस्किट बनाने लग गए हैं। उससे क्या करने लग गए, बिस्किट बनाने लग गए हैं। बिस्किट बनाना सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया है। तो इसको क्या कहेंगे, आप क्या कह सकते हैं, व्हीट टू बिस्किट। ओके, और यहां से व्हीट टू चपाती, प्राइमरी एक्टिविटी, व्हीट टू चपाती। अंतर समझ आ रहा होगा। बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही बिस्किट नहीं बन जाएंगे। बड़ी बड़ी जब फैक्ट्री लगी रहती है, सेटअप से होता है, वहां पर वहां पर बिस्किट बनेगा। इसलिए क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी में। इसलिए हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सब इंडस्ट्रीज क्या आती है, सेकेंडरी वर्ग में आती है। इंडस्ट्री आपका जो भी होगा सेकेंडरी एक्टिविटी मानी जाएगी, ऑल द इंडस्ट्रीज। तो हमारे चैप्टर का नाम ही इंडस्ट्रीज है, तो इट मींस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी एक्टिविटी। इसका अदर नेम कहते हैं, एक और नाम है इसका मैन्युफैक्चरिंग। इसी का नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जिसमें हम कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं। अब आप देख लें, इंडस्ट्रीज में जो भी हम बनाते हैं, दीज ऑल आर द सेकेंडरी एक्टिविटी। और जो टर्सरी एक्टिविटी है, टर्सरी एक्टिविटी में कहा गया है कि एक क्या होते हैं यहाँ पर, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर आपको इस टाइप की एक्टिविटीज मिलती हैं, दीज आर नोन एज टर्सरी एक्टिविटीज। जहां ट्रांसपोर्टेशन वाली, इंश्योरेंस वाली एक्टिविटी, बैंकिंग वाली एक्टिविटी जहां पे होगी, तो वहां पर क्या होगा, तो यहाँ पर, और सर्विसेज, सर्विसेज, these all are known as the tertiary activity. It means प्राइमरी से जब हम सेकेंडरी एक्टिविटी में मॉडिफाई करते हैं किसी चीज को, उसमें जो हम क्या करते हैं, ह्यूमन सोर्स का यूज करते हैं, ह्यूमन स्किल का यूज करते हैं। उसके लिए जो आदमी काम करते हैं, उसे माना गया है टर्शियरी एक्टिविटी। तो इसमें कहा गया कि ये इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विसेज, ये हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहां पर ऐसे लिख लेंगे, इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द मेजर क्लासिफिकेशंस। अब जो मेजर क्लासिफिकेशंस हैं, जो इसमें आपके बताए गए हैं, मेजर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल यूज्ड, साइज एंड ओनरशिप। थ्री टाइप्स के बताया गया आपके यहाँ। यदि आप 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो वैसे लिख रहा हूं यहाँ पर, ये क्या है, रॉ मटेरियल यूज्ड, एज द रॉ मटेरियल यूज्ड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू साइज, सिंपल से है। नेक्स्ट इज द ओनरशिप, ओनरशिप। चलो अब डिस्कस करते हैं थ्री टाइप्स से। सो रॉ मटेरियल यूज्ड, अकॉर्डिंग टू साइज, देन द ओनरशिप। अब ओनरशिप में भी क्या होंगे हमारे, 3-4 कैटेगरीज होंगी, साइज के अकॉर्डिंग, छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है। और रॉ मटेरियल में, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, जैसे सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन का यूज करते हैं, बिस्किट बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर शुगर का यूज करते हैं, मिल्क का यूज करते हैं, और व्हीट का यूज करते हैं। अब कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, और कोई स्टील का आइटम बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल के तौर पर वहां भी हम
थोड़ा लाइमस्टोन और आयरन का यूज करते हैं, अलग अलग उसमें। अब इन्हीं पर थोड़ा बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल के तौर पर है। इसमें कहा गया है एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। इसको भी अलग अलग रॉ मटेरियल के ऊपर डिवाइड करके लिखा गया है, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। फिर से एक बार काउंट करें, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। एग्रो, मिनरल, मैराइन, फॉरेस्ट 4 टाइप से हैं रॉ मटेरियल के तौर पर। तो इसको हम क्या कर देंगे, एक 4 कॉर्नर वाला ऐसा बना देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे एग्रो, मिनरल, मैराइन and forest based. These are the classification according to the raw material used. अब हमें इन्हें भी डिफाइन करना पड़ेगा, एग्रो बेस्ड क्या होते हैं, मिनरल बेस्ड क्या होते हैं, मैराइन बेस्ड क्या होते हैं, फॉरेस्ट बेस्ड क्या होते हैं। चलो इनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एग्रो मीन्स एग्रीकल्चरल, ऐसी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज जिनके लिए हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पर एग्रो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो खेतों में होते हैं उन्हें। जैसे शुगर इंडस्ट्री करनी है तो क्या हो जाएगा, शुगर केन का यूज करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगी हमारी एग्रो बेस्ड हो जाएगी, शुगर केन यूज होगा उसमें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या आता है हमारा, कॉटन एंड टेक्सटाइल, वहां पर कॉटन यूज आएगा। कॉटन कहाँ होगी, खेतों में होती है। सोयाबीन फैक्ट्री में सोयाबीन लगेगा एज ए रॉ मटेरियल। सो दिस इज द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं उसे। मिनरल बेस्ड में क्या होगा, जिसमें हमारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स एंड मिनरल्स हम बात कर रहे थे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हमने कहा स्टील की इंडस्ट्री, आयरन की इंडस्ट्री, सीमेंट की इंडस्ट्री, दीज ऑल आर द मिनरल बेस्ड। इसमें से आगे स्टील, आयरन इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री, these are the example of the mineral industries. अब क्या बच गया है, मैराइन वाला बच गया है। अच्छा, और मैराइन हम कह सकते हैं कि सी और ओशियन से जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है। मैराइन मीन्स टेकिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सी एंड ओशियन से। सी और ओशियन से में क्या मिलता होगा, सॉल्ट मिलता होगा, सॉल्ट मिलता है, कुछ अदर मिनरल्स मिलते हैं उनसे भी। तो उसे हम क्या कह देंगे, मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज कह देंगे, जहां से हमें सॉल्ट मिलता है। ओके, तो अच्छा, उसके बाद फॉरेस्ट इंडस्ट्री दिखा है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जिसको क्या करते हैं हम, सॉरी हमने फॉरेस्ट के सामने लिख दिया, इसको इसे रख कर लेते हैं। इसे हमने लिखना था, मैराइन के सामने लिखना था सॉल्ट वाला। सॉल्ट इज द एग्जांपल ऑफ द मैराइन इंडस्ट्री, यहां लिखेंगे इसको सॉल्ट को। फॉरेस्ट के आगे लिख देंगे जो फर्नीचर तो होते हैं, पेपर होते हैं, पेपर किससे बनता है, ट्री से बनता है। ट्री कहाँ ग्रो होती है, फॉरेस्ट एरिया में होगी। तो क्या करेंगे, अगर हमें क्या करना है, पेपर मिल प्रोड्यूस, पेपर मिल लगानी है, फर्नीचर को बनाना है, सो दीज आर फ्रॉम द फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट। उन्हें हम कहां से लगाएंगे, फॉरेस्ट एरिया से लगाएंगे। और उससे अलग जो बिल्डिंग मटेरियल है उसमें भी हम क्या करते हैं, वहां से फॉरेस्ट एरिया से स्टोन्स लाना और ट्रीज का यूज करना। और मेडिसिनल जो प्लांट होते हैं वो भी फॉरेस्ट एरिया में होते हैं, तो उसको भी हम क्या कह देंगे, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कह देंगे। मेडिसिनल प्लांट
हर्बल प्लांट भी कहते हैं इनको। वी आल्सो फाउंड इन फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया। ये हो गया, ये अभी हमारे ओनली सिंगल क्लासिफिकेशन इज कंप्लीट, ये वाला रॉ मटेरियल वाला। इसके बाद हम साइज की बात करेंगे तो लार्ज और स्मॉल आ जाएगा इसमें, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। तो इसे हम ऐसे ही कर लें, साइज वाले को ये कर दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल। इसे हम दो तरह से कर सकते हैं स्मॉल और लार्ज में। एक तो होता है उसमें वेट के आधार पर, अकॉर्डिंग टू इट्स वेट। दूसरा होता है स्मॉल और लार्ज मनी अमाउंट इन्वेस्ट करने के आधार पर, किसी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने में कितना पैसा लग रहा है, उसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। हमने क्या कहा, ऐसे मानेंगे कि कौन सी स्मॉल है कौन सी लार्ज है। तो उसके लिए दो तरीके हमने बताए। एक तरीका क्या हो गया कि उसमें मनी अमाउंट कितना लग रहा है। आप जैसे 10th क्लास में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि 1 करोड़ रुपए तक जिसमें इन्वेस्ट करते हैं उसे वहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा गया है। और जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनमें हो सकता है 10 लाख 20 लाख लग जाए। जैसे बिस्किट फैक्ट्री होती है, बेकरी जिसको कह देते हैं, बेकरी बहुत घरों में भी होती है, उसमें 10-20 लाख का इन्वेस्ट लगता है जितना। साबुन फैक्ट्री, साबुन आबुन बनाने में, उसमें भी क्या होता है इन्वेस्ट कम लगता है, तो उसे क्या कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का देते हैं। तो आज थोड़ा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बेकरी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बेकरी और सोप वाली फैक्ट्री। और कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कुछ लोग अचार बनाते हैं, पिकल, पिकल बनाने वाले क्या होंगे, वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। वैसे उन सबको क्या मानते हैं, पिकल वाले को कॉटेज इंडस्ट्री मानते हैं। कॉटेज को भी यहाँ आप अलग से नहीं दिया है, कॉटेज भी स्मॉल में ही रखा है। पिकल भी आप लिख सकते हैं सोप के साथ साथ। बेकरी हो गया, पिकल हो गया, अचार बनाते हैं। कुछ लोग घरों में 8-10 लोग मिलकर अचार बनाते हैं फिर बेचते हैं। कुछ 8-10 लोग मिलकर क्या करते हैं, घरों से पुराने कपड़े खरीद कर ले जाते हैं, उसके बाद उसे क्या करते हैं, दरी बना के बेचते हैं सब लोग मैट बना करके। वो भी क्या हो गया, इट इज ऑल्सो कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उसमें भी कोई इन्वेस्ट नहीं है बहुत ज्यादा, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो मैटिंग वाला, वो भी क्या हो जाएगा, स्मॉल स्केल हो जाएगा। अब लार्ज स्केल में क्या होगा, उसका सेटअप लार्ज होगा, हैवी मशीनरी यूज होगी, उसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। अब सेटअप कैसे लार्ज होगा, आयरन और स्टील प्लांट देखा होगा आपने, अगर आप कहीं मौका मिलेगा तो आप देखना। तो मुझे लगता है कि 200-250 एकड़ के एरिया में एरिया फैला होता होगा जिसपे इस टाइप का प्लांट लगा रहता होगा। तो ये एक लॉन्ग सीरीज में क्या होता है, लॉन्ग चेन सिस्टम में उसकी क्या होती है, प्रोड्यूसिंग होती है। तो उसमें क्या होगा, मोर देन 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट होगा। फैक्ट्री को स्टेब्लिश करने में ही 5 करोड़ रुपए लग जाते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, जिस फैक्ट्री को स्टेब्लिश करने में 5 करोड़ रुपए लग रहे हैं उसका सेटअप कितना हैवी होगा करके। तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है या सीमेंट इंडस्ट्री है, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इन सबको क्या मानते हैं, इन सबको मानते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो इसके आगे क्या लिखेंगे हम, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और अब ऐसा भी है, जो हमारी कॉटन कॉटन इंडस्ट्री है वो हमारी क्या हो जाएगी, ये एग्रो वेल्यू में आ जाएगी कॉटन वाली, और हैवी साइज के अकॉर्डिंग भी आ सकती हो, रॉ मटेरियल के आधार पर भी, और हमारे ये साइज के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। एक इंडस्ट्री का एग्जांपल दो जगह एडजस्ट हो सकता है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यहाँ आपने यहाँ क्यों लिखा उसको वहां क्यों लिखा करके। तो आयरन और स्टील हो गया, टैंकर हो गया, सीमेंट हो जाएगा एक। These are the example of the
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। चलो अब एक लास्ट बच गया है ओनरशिप के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। ओनरशिप मीन्स मालिक कौन है उसका। किसी मकान में कहते हैं ना इसका ओनर कौन है कह देते हैं, मालिक कौन होगा उसका, मालिक के आधार पर। तो उसको कहा गया है कि प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट और कोऑपरेटिव, 4 टाइप से। यहाँ भी 4 टाइप थे, यहाँ 2 टाइप थे, यहाँ भी 4 टाइप हो जाएंगे। इसका एक क्या कर देंगे, ऐसा ही एक और बना देंगे 4 कॉर्नर वाला रेक्टेंगुलर टाइप का। तो किसके बेस पर है, ओनरशिप के बेस पर। ओनरशिप आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं ओनरशिप। सो अब दो इसके टाइप्स में लिख लेते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव अब इन्हें हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। ऑल दीज 4 कैटेगरीज वी हैव टू डिफाइन। अब डिफाइन कैसे करेंगे, पब्लिक सेक्टर क्या कहता है, पब्लिक सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसे हम आजकल गवर्नमेंट सेक्टर कह देते हैं। इसमें क्या होगा, टोटली जो इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट करेगी पब्लिक सेक्टर में, एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट होंगे, लॉस और बेनिफिट गवर्नमेंट का होगा। तो इसे हम क्या कह देंगे, पब्लिक सेक्टर कह देंगे। इसका क्या सिंपली लिख देंगे गवर्नमेंट सेक्टर करके। ओके, पब्लिक सेक्टर इज नोन एज द गवर्नमेंट सेक्टर। तो एक हमारे यहाँ गवर्नमेंट जैसे स्कूल्स हैं, कुछ टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाते हैं, कुछ क्या क्या पढ़ाते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं। अब उत्तराखंड की बात करो तो उत्तराखंड में हमारी क्या है, ये शुगर इंडस्ट्री है, यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो ये हो गया हमारा पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जिसमें क्या होता है, द इंडस्ट्रीज व्हिच इज रन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ऐसी इंडस्ट्री जो या तो क्या करेगा, एक कोई सिंगल पर्सन उसको रन करेगा या कुछ लोग उसको मिलकर के रन करेंगे। इट इज नोन एज प्राइवेट इंडस्ट्री। प्राइवेट क्यों होगी, क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें जो लेवल ऑफ द रिस्क है, उसकी जो ऑपरेटिंग है, उसका जो सेटअप है, वो सब कौन कर रहा है, प्राइवेट लोग कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहा है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। तो इसे क्या माना गया है, प्राइवेट सेक्टर माना गया है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे आप इंडिविजुअल लिख सकते हैं, जो एक पर्सनल आदमी चलाता है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स की क्या होगी, अपनी बिस्किट फैक्ट्री होगी। तो उसमें क्या होता है, उन्हें खुद ही लगाई हो बिस्किट फैक्ट्री और खुद ही इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका लॉस ऑफ बेनिफिट खुद ही ले रहे हैं, रिस्क वाली कंडीशन में रिस्क भी खुद ही दे रहे हैं आजकल। तो गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर रही है। तो टोटल क्या हो गया, रनिंग, ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग बाय द इंडिविजुअल्स नोन एज द प्राइवेट इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको दे दिया एग्जांपल, बिस्किट फैक्ट्री का एग्जांपल मान लो आप। बिस्किट फैक्ट्री का क्या होते हैं, सब प्राइवेट ही होती है। बिस्किट का एग्जांपल हो गया। अब आपके पास आ गया ज्वाइंट और कोऑपरेटिव। ज्वाइंट में होता है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मिक्स अप करके चलते हैं, उसमें ज्वाइंट सेक्टर को आजकल उसका नया नाम आया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इज आल्सो नोन एज द ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर का दूसरा नाम क्या है आजकल, पीपीपी, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो गवर्नमेंट सेटअप कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है, लेकिन ऑपरेटिंग कौन करता है, प्राइवेट फर्मों को दे दिया जाता है। जैसे रेलवे में है, रेलवे में क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने कैंटीन खोल दी है एक स्टेशन पर, लेकिन क्या कर दिया, दुकान बना दी। उसके बाद क्या कहा, किससे कहा कि तुम ठेका ले लो, मुझे महीने का इतना किराया देना, गवर्नमेंट के उसमें। तो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट सेक्टर हो जाएगा। इन्वेस्ट पहले गवर्नमेंट ने किया और फिर क्या कर दिया, किराए में दे दिया है इंडिविजुअल को।
दिस इज नोन एज द ज्वाइंट सेक्टर। तो ज्वाइंट सेक्टर का आज का दूसरा नाम क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी लिखा हमने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। व्हाट इज द लास्ट इज द कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव सबसे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन कोऑपरेटिव में क्या हो गया, जहां पर जो लॉस है, बेनिफिट है, इन्वेस्टमेंट है, रॉ मटेरियल की सप्लाई है और ऑपरेटिंग है, इन सबको क्या करते हैं, कुछ लोग मिलकर के करते हैं। लॉस और बेनिफिट क्या होगा, जो उसमें लगे हुए लोग हैं सभी को होगा। मोस्टली फैक्ट्रीज में क्या होता है, जब बेनिफिट होता है तो वहां लेबर्स को बेनिफिट नहीं दिया जाता है, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होगा, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। किस किसका, रॉ मटेरियल सप्लायर का, ऑपरेटिंग का, और दोस्तों क्या कर रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओनर जो बना हुआ है। तो क्या क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल सप्लायर जो है, रॉ मटेरियल सप्लायर और ऑपरेटिंग वाला, और क्या है उसमें अदर जो वर्कर्स हैं, अदर वर्कर्स हैं। तो क्या होता है, लॉस और बेनिफिट इन तीनों का ही होता है। तो इस कंडीशन को क्या कहा गया है, कोऑपरेटिव सेक्टर कहा गया है। फिर से डिफरेंट समझ लें, किसमें, एक तो ज्वाइंट में, एक कोऑपरेटिव में। पर डाउट होता है, ज्वाइंट में गवर्नमेंट हेल्प करती है इन्वेस्ट करने में, सेटअप करने में, बिल्डिंग बनाने में, कहीं पर बहुत सारे हॉस्पिटल आजकल गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, बिल्डिंग बना दी और हो सकता है मशीनरी को फिट कर दी, बाद में क्या कहा, किसी अदर एजेंसीज को दे दिया, आप अपने डॉक्टर रखो, आप उसको चलाओ करके, उसे भी ज्वाइंट सेक्टर कहा गया है। लेकिन कोऑपरेटिव क्या है, कोऑपरेटिव में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ लोगों का ग्रुप मिलकर काम कर रहा है वहां पर, उसमें भी लॉस और बेनिफिट क्या है, उन सभी का है, रिस्क लेवल सभी का है। तो असली बात क्या होती है, रिस्क लेने की, बेनिफिट लेने के लिए कोई भी आ जाता है, रिस्क लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जहां पर पूरा ग्रुप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है, उसे वहां पर कोऑपरेटिव सेक्टर कहा गया है। अब महाराष्ट्र जैसे स्टेट में वहां पर जो शुगर इंडस्ट्री है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र इज अंडर द कोऑपरेटिव सेक्टर। ओके, these are the four categories of the according to the ownership. अब ज्यादा जो आपकी क्वेरी होगी आप हमें बता देना, मोबाइल पर मैसेज कर देना या नेक्स्ट डे में पूछ लेना, हम आपको बता देंगे। अभी आपका टाइम इज गोइंग टू ओवर।